हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। स्पेशल बायोलॉजी क्लास 12th क्लास। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सेकंड चैप्टर है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बोर्ड क्लास के साथ साथ में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। यहाँ का डाटा कंटेंट हू बहू कंपटीशन एग्जाम में छपता है। तो सभी अभ्यर्थियों से यही अपील है कि चैनल के साथ में जुड़े बने रहें और फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक यथासंभव प्रयास करें सही आंसर देने का। लगातार यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो क्या कहना चाहता है कि वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं? वृक्क नलिका को कहते हैं, शुक्रजनक नलिका को कहते हैं, एपिडिडाइमिस को कहते हैं, या फिर मुलेरियन की नलिका को कहते हैं। बच्चा, चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखे गए हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वहाँ तक पहुँचने का पूरा पूरा प्रयास करना है। क्लास को लाइक करने के साथ में, शेयर करने के साथ में आगे बढ़ना है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में करेक्ट ऑप्शन तक जाना है। बिल्कुल। तो देखो, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की यदि मैं बात करूं तो आप किसके पास में जाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाएंगे। किसके पास में जाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाएंगे। यानी शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स में डालना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी कड़ी में देखो एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। वोम्ब किसे कहते हैं? वोम्ब किसे कहते हैं? योनि को कहते हैं, बच्चादानी को कहते हैं, भग को कहते हैं, भग सेप को कहते हैं। फिर से आपके सामने चार ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। योनि को कहते हैं, बच्चादानी को कहते हैं, भग को कहते हैं, भग सेप को कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो बिल्कुल बच्चों, किसके साथ में जाना होगा? आपको 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। अपना 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। वोम्ब किसको कहते हैं? बच्चादानी को कहते हैं। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने दर्शन दे रहा है। महिलाओं में, स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है? देखो, अंडाणु का बनना किस आयु में बंद हो जाता है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 13 वर्ष की आयु में, और 2 में कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में, 3 में कह रहा है 40 वर्ष की आयु में, और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 50 वर्ष की आयु में। दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करने के बाद में करेक्ट ऑप्शन को छांटना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच जाइए जल्दी। महिलाओं में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है? जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें जाएंगे हम 4 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी लगभग 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में अंडाणु का निर्माण क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अब देखो बात कर लेते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वृषण कोश की बात कर रहा है, स्ट्रोटम की बात कर रहा है। उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी करेगा, या फिर बच्चा 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी करेगा, या फिर 5 की करेगा, या फिर 13 यानी 13 की करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। देखो, मनुष्य के अंदर मुख्य नर जनन अंग के रूप में यदि हम बात करें तो प्राथमिक जननांग की यदि बात करें तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये जो वृषण होते हैं उदर गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं। किस में स्थित होते हैं? एक उदर गुहा के बाहर थैले में स्थित होते हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं? वृषण कोश के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो ये वृषण कोश होते हैं, स्क्रोटम होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इस टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाते हैं। बिल्कुल। क्यों बनाते हैं? ताकि शुक्राणु निर्माण अच्छे से हो जाए। जो शुक्र देखो, आप ऐसे कह सकते हैं कि वृषण कोश देखो क्या काम करता है। वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाता है, जो शुक्राणु निर्माण में सहायक है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा?
1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो गया। अब बच्चों बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करना है कि मानव की सग्रभता की अवधि कितनी है। आपको टाइम पूछ लिया इसने, 15 महीने की होती है, 12 महीने की होती है, 9 महीने की होती है, 18 महीने की होती है। मुझे उम्मीद है कि सारे मेरे लाडले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि मानव के अंदर प्रेगनेंसी जो है यानी सग्रभता जो है उसका टाइम कितना होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 9 महीने, या बच्चों दिन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना कि लगभग 270 दिन, लगभग कितना आ सकता है 270 दिन आपको दिया हुआ मिल सकता है। बिल्कुल। अब देखो तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, कोरक पुट्टी की बात कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है, गर्भाशय के कौन से स्तर में अंत स्थापित होती है। प्रीगर्भाशय स्तर में होती है, गर्भाशय पेशी स्तर में होती है, या फिर गर्भाशय अंत स्तर में होती है। और ऑप्शन नंबर मैं 4 की बात करूं तो बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दीज मान करके चलते हैं। क्या मान करके चलते हैं, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल नन ऑफ दीज ले लेते हैं, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो गया अपने पास में। दीजिए करेक्ट आंसर, आप 6 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो जब देखो बात क्या होती है, देखो जब स्पर्म कोशिका किसके साथ में मिलती है, एक सेल के साथ में मिलती है तो एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है। अब एम्ब्रियो का धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो देखो जैसे जैसे एम्ब्रियो जो होता है वो अंडवाहिनी में आगे की ओर बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो पहली स्टेज आती है बच्चा मोरुला, और मोरुला के बाद में बन जाता है आपके पास में कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट, जिस फेज को कहा जाता है ब्लास्टुला। क्या कहा जाएगा, ब्लास्टुला कहा जाएगा। और वो किस में स्थापित हो जाती है, ये आपको आंसर देना है। तो देखो ध्यान रखना बच्चा, गर्भाशय के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। परिगर्भाशय स्तर पाया जाता है, गर्भाशय पेशी स्तर पाया जाता है, और गर्भाशय अंत स्तर पाया जाता है जिसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो कोरकपुटी होती है बच्चा, ये 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर हम जाएंगे, यानी किसके अंदर अंत स्थापित हो जाती है, गर्भाशय अंत स्तर के अंदर स्थापित हो जाती है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंडोमेट्रियम जिसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, एंडोमेट्रियम। देखो पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कोरकपुटी किस में चली जाएगी, गर्भाशय अंत स्तर में। उसके बाद में गर्भाशय की जो दीवार होती है उसको चारों ओर से घेर लेती है, जिसको इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं, आरोपण के नाम से जानते हैं, या फिर अंत स्थापन के या अंतरोपण के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, शिशु का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 6 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन के साथ में जाना होगा। अब बच्चों बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 8 से 16 कोरक खंड वाले एम्ब्रियो को क्या कहते हैं। तूतक बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे, कोरकपुटी बोलेंगे, अंतरोपण बोलेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। देखो बच्चा 8 से 16 कोशिका की बात कर रहा है, तो देखो आपको यहाँ पर जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, जिसको तूतक के नाम से जानते हैं, जिसको मोरुला के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। देखो क्या होता है, जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट के अंदर यानी युग्मनज के अंदर बारंबार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं, विदलन कहते हैं। फिर कोशिकाओं का झुंड बनता है। तो 8 से 16 कोशिका वाला या 8 से 16 कोरक खंड वाला जो एम्ब्रियो बन गया बच्चा, उसको तूतक के नाम से, मोरुला के नाम से जानते हैं। अब और एक काम की बात और सुन लो, ये जो तूतक और जो मोरुला होता है, एक बात तो आपको ये याद रखनी कि ये 816 खंड वाला होता है। इसके अलावा मैं इसकी बात करूं तो ये 8 से 16 कोशिकाएं जो होती हैं एक जगह झुंड के रूप में होती हैं। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ ये सॉलिड एम्ब्रियो होता है। कैसा एम्ब्रियो होता है, सॉलिड, यानी इसको ठोस भ्रूण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है इसके बारे में, मोरुला के बारे में, तूतक के बारे में। और जाइगोट है ना, जाइगोट, जाइगोट के बाद की अवस्था कौन सी होती है, मोरुला या तूतक होती है। फिर मोरुला किस में बदल जाएगा, ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला के दौरान किसका निर्माण होता है, कोरकपुटी का। और कोरकपुटी के बाद में कौन सी अवस्था आती है, ग्रेस्टुला आती है, जिसके दौरान बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत जनन स्तर का निर्माण होता है। बिल्कुल। अब बच्चों देखो बात करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की। एक बार फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूं, आठवें चक्र की मैं बात करूं, तो 8वें चक्र के दौरान रक्त स्राव कितने दिनों तक चलता है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में 10 से 15 दिन तक चलेगा बच्चा ये।
फिर 2 नंबर में कह रहा है 3 से 5 दिन तक चलेगा, 20 से 25 दिन तक चलेगा, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से तो नहीं है। अब आपको करेक्ट आंसर देना है कि 8 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो देखो यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे, मेरे को ये करेक्ट आंसर आपसे आना, और सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप करेक्ट पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, आर्तव चक्र के दौरान जो रक्त स्राव होता है वो बच्चा एनसीईआरटी के अनुसार 3 से 5 दिन तक चलता है। तो आपको 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो गया। अब इसी कड़ी में मसालेदार क्वेश्चन का दर्शन करते हैं। ग्राफेन पुटिका जो होती है, जिसको परिपक्व पुटिका के नाम से जानते हैं। देखो क्या है, का फटना व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है। देखो क्या कहलाता है, संयुग्मन कहलाता है, या फिर केस्ट्रेशन कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है, या फिर अंडोत्सर्ग कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन का आपको इस क्वेश्चन में चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ग्राफेन पुट्टिका जो होती है ना बच्चा, ग्राफेन पुट्टिका की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ। देखो अंडाशय के अंदर, मादा के अंडाशय में प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका धीरे धीरे डेवलप होकर के ग्राफेन पुट्टिका में बदल जाती है, जिसे परिपक्व पुट्टिका के नाम से जानते हैं। अब बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो वो तो इसको डेवलपमेंट करने का काम करता है। अब देखो क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्धव चक्कर के 14वें दिन एलएच हार्मोन जो होता है वो अपनी उच्चतम सीमा के ऊपर होता है। बिल्कुल, और वो क्या काम करेगा, इस ग्राफेन पुट्टक की जो झिल्ली होती है उसको तोड़ने का काम करेगा और सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को किसके नाम से जानते हैं, ओवुलेशन के नाम से जानते हैं, अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ग्राफेन पुट्टिका का फटना और अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो गया। अब देखो बच्चा बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है कि तरुणावस्था की बात करते हैं, प्यूबरिटी की बात करते हैं। मैं पहली बार रजस्राव की मैं बात करूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, तो उसको किसके नाम से जानते हैं। देखो रजोदर्शन के नाम से, रजोनिवर्ती के नाम से, या काम उन्माद के नाम से, या फिर क्रिप्टोरकिडिज्म के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ आपको करेक्ट आंसर बहुत जल्दी देना और समझना। देखो प्यूबरिटी में पहली बार रजस्राव हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, उसको किसके नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं, मेनार्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मेनार्क, यानी रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना है। तो रजोदर्शन को किसके नाम से जानेंगे, मेनार्क के नाम से जानते हैं। अब देखो बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक का स्राव किसके द्वारा होता है, सर्टोली कोशिका से होगा, नरजर्म कोशिका से होगा, या फिर प्लेसेंटा से होगा, या फिर पुट्टक कोशिका से होगा। यहाँ पर बच्चा आपको फिर से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ करेक्ट आंसर देना है आपको कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव इन 4 में से कौन सी कोशिका करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से कंपटीशन की दृष्टि से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाइनर के रूप में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है ये। तो आपको ध्यान रखना बच्चा, यह अपरा जो होता है ना, ये खुद अंतस्रावी ग्रंथि की भांति काम करता है, कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज कर देता है, यानी जिनमें से एक हार्मोन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है HCG, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, अब देखो बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखो वर्षण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ में तुरंत विद्यार्थी करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। देखो टेस्टिस जो होते हैं ना, एब्डोनिमल कैविटी जो होती है, उदर गुहा जो होती है, उसके बाहर एक पाउच में होते हैं, एक थैले में होते हैं, एक कोष में होते हैं, एक कमरे में होते हैं, जिसे किसके नाम से जानते हैं, वृषण कोष के नाम से, अधिवृषण के नाम से, शुक्राशय के नाम से, या फिर बच्चा 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है अंडाशय के नाम से। दीजिए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, जिसको स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, वृषण कोष के नाम से जानते हैं। तो वृषण जो कोष जो होता है ना, वो एक प्रकार का थैला होता है। अब बच्चों इसी कड़ी में बात करते 13 नंबर क्वेश्चन की। नरजनन कोशिकाएं किस विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आया। जो नरजनन कोशिका होती हैं वो कौन सी विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ये बच्चा क्वेश्चन मार्क, और ये आपको कमेंट में वेट करेगा ये क्वेश्चन आपको। अरे ये सी लिख दिया इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी आंसर दे दिया। देखो इसका ये प्रश्नवाचक मार्क आ गया। तो आपको बताना कि नरजनन कोशिकाएं कौन सा विभाजन करें कि किसका निर्माण हो जाए बच्चा, शुक्राणु का निर्माण हो जाए। देखो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा,
एसोत्री विभाजन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी के द्वारा आना चाहिए। ये इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बहुत ही काम की बात यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। बहुत अच्छी लाइन ये लिखी हुई है कि नर जनन कोशिकाएं कौन सा विभाजन करें और किसका निर्माण हो जाए, शुक्राणु का निर्माण हो जाए। तो बच्चा आपको बताना है यहाँ पर कमेंट में, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सटीक होने वाला है। अब इसी कड़ी में 14 नंबर की बात करता हूँ, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथि कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से। शुक्राशय होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होगी। बच्चों याद रखना, इस बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को किसके नाम से जानते हैं, काउपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना बच्चा, इसको पुरुष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि के नाम से, पुरुष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है मेरे लाडले, इस 14 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राशय भी राइट है, प्रोस्टेट भी राइट एकदम राइट हो गया, और बल्बो यूरिथ्रल भी क्या हो गया, यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 15 की, शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु शीर्ष। ये देखो, शुक्राणु जनन के बाद में शुक्राणु शीर्ष किन कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाता है। देखो, शुक्र जनन की प्रक्रिया होगी ना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जब मैकेनिज्म होगा तो शुक्राणु का निर्माण होगा। अब ये शुक्राणु जो होता है वो किस में चला जाता है, स्ट्रोमा में जाएगा, ध्रुवीय कोशिका में जाएगा, सर्टोली कोशिका में जाएगा, ठीका कोशिका में जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से देखो, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम एक बात करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो, ये ट्यूनिका प्रोपरिया है, और ट्यूनिका प्रोपरिया की मैं बात करूं, ट्यूनिका प्रोपरिया के भीतर की ओर पाई जाती है जनन उपकला, और इस जनन उपकला में यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें शुक्राणु जन कोशिका कहते हैं, जिन्हें नर जन्म कोशिका के नाम से जानते हैं बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और बच्चों यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, स्तंभाकार कोशिका होती है, जिसका आगे वाला सिरा कटा फटा होता है, और उस कटे फटे सिरे के अंदर वो शुक्राणु आकर के फिट हो जाते हैं। तो आपको बताना कि वो कौन सी कोशिका है, थीका है, सर्टोली है, ध्रुव है, या फिर स्ट्रोमा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में मेरे लाल यहाँ पर पहुँचेंगे करेक्ट आंसर के पास में। तो आपको याद रखना, जो आपको ये देखो स्तंभाकार कोशिका नजर आ नहीं बच्चा, ये सर्टोली कोशिका है। कैसी कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो शुक्राणु जनन के बाद में शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंत स्थापित हो जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। सर्टोली कोशिका को नर्स सेल के नाम से जानते हैं, दाइमा सेल के नाम से जानते हैं, पोषी कोशिका के नाम से जानते हैं, आलंबन के नाम से जानते हैं, सब टेंटाकुलर के नाम से, सस टेंटाकुलर के नाम से जानते हैं। ये शुक्राणु को पोषण देती है, आलंबन देने का काम करती है, और कुछ समय के लिए अंत स्थापित करने का काम करती है। तो बिल्कुल 15 नंबर का आपको याद रखना है, 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 16 नंबर की, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए। देखो, शुक्राणु जो है ना, देखो मैं परिपक्व शुक्राणु की यदि मैं बात करूं तो देखो आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैं इसको देखूं तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बच्चा, ये स्पून लाइक होती है, चम्मच नुमा होती है। और शुक्राणु के अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं, ये हेड वाला भाग, ये नेक वाला है, ये मिडिल पार्ट और ये टेल वाला है। देखो, शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से लगातार गति करता है, दौड़ता रहता है। और शुक्राणु जो होता है ना, परिपक्व शुक्राणु, वो सचल कोशिका होती है। और याद रखना बच्चा, अंडाणु अचल कोशिका होती है। यानी नर का शुक्राणु जो है वो हमेशा दौड़ता रहता है, किसकी सहायता से, पूंछ की सहायता से। अब बच्चा ये क्या कह रहा है कि शुक्राणु की पूंछ को दौड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की। वो एनर्जी इसको कौन देगा, गोल्जी बॉडी देगी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम केंद्रक। आपके पास में 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बताओ, वो गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम केंद्रक होगा। तो बच्चा यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंचना है कि शुक्राणु की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होगी। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो क्या काम करेगा, शुक्राणु कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, जिसके कारण से अपने टेल पार्ट के माध्यम से ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, आगे बढ़े जाएगा। तो यहाँ पर अपना 16 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में बात करते हैं बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन की, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को निम्न में से किसके नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं, प्रोस्टेट के नाम से, काउपर के नाम से,
पेरिनियल ग्रंथि के नाम से या फिर मीबोमियन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है बच्चा आपके पास में, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके पास में जल्दी पहुंचने का यथासंभव प्रयास करें। देखो बात करते हैं इसमें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हो बच्चा, इसको कहा जाता है पृष्ठ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? पृष्ठ ग्रंथि कहा जाता है, कहा जाता है। अब बच्चों देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, काउपर। और काउपर को किसके नाम से जानते हैं? बल्बो यूरिथ्रल के नाम से जानते हैं। तो अपना 17 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखो आगे चलते हैं और बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आपके सामने शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। क्या जा रहा है? निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जनन ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, जठर ग्रंथि होगी, बार्थोलिन की ग्लैंड होगी, वक्षण नाल होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन में। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप किसके पास में जाने वाले हैं? कौन सा ऑप्शन आपको सटीक नजर आ रहा है? तो बिल्कुल देखो आपको याद रखना कि बार्थोलिन की ग्रंथि तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मादा जनन ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि जो होती है वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो आपको किसके पास में जाना होगा? 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, पृष्ठ ग्रंथि जो होती है, वो नर की सहायक ग्रंथि मानी जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सटीक। अब देखो बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। काउपर ग्रंथि पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है? मादा स्तनधारियों में, नर स्तनधारी में, या फिर 3 में लिखा है मादा तथा नर दोनों में पाई जाती है, फिर 4 नंबर ऑप्शन में इनमें से नहीं। तो यहाँ पर आप किसके पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल जल्दी आंसर देना है आपको, यथासंभव प्रयास करना राइट आंसर के पास में पहुँचने का। हाँ जी, हमें अभी अभी पढ़ा था कि काउपर ग्लैंड जो होती है ना, वो किसके अंदर पाई जाती है? नर स्तनधारी के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि नर जनन तंत्र की बात करूं मैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैं बात करूं, सिस्टम की बात करूं, इन संरचनाओं में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? रेटेटिस्टिस नहीं है, अधिवृषण नहीं है, वासा इन्फ्लुएंसिया नहीं है, या फिर संकीर्ण पथ नहीं है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपने थ्योरी क्लास को अच्छे से रीड आउट किया है तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन 4 में से कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? देखो बच्चों बात करते हैं, वृषण से निकलने वाली पतली पतली नलिकाएं जो वृषण के अंदर जाल बनाती है, उसको वृषण जालक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वृषण जालक के नाम से। जिसको किसके नाम से जानते हैं? रेटेटेस्टिस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और ये रेटेटेस्टिस जो होता है वो आगे जाकर जिस नलिका में खुलता है उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करते हैं? वासा इन्फ्लुएंसिया जो इसके अंदर पाई जाती है, यानी तीनों भाग पाए जाते हैं, लेकिन संकीर्ण पथ जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि अंडवाहिनी जब गर्भाशय में खुलती है तो इस्तमस के द्वारा खुलती है, संकीर्ण पथ के द्वारा खुलती है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर ऑप्शन सटीक है हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आप RUHS की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से जुड़े हुए हैं या लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए तो रामबाण साबित होने वाले आज की क्लास थी, जिसमें आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिले थे। लगातार इसी प्रकार से आप इस चैनल के साथ में जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अधिक बेहतरीन हो जाएगी, बहुत अधिक आगे बढ़ जाएगी। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रत्येक विद्यार्थी से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि बार बार यदि आप प्रयास करेंगे आंसर देने का, एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप तुरंत करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको लगनता के साथ में चैनल के साथ में बना रहना होगा, पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ना होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वास्तव में क्वेश्चन बहुत ही शानदार मसालेदार है, उसको आप नोट्स में डालेंगे ताकि एग्जाम से पहले एक बार रीड आउट करने के बाद में आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएँ और आपकी जो एग्ज़ाम है वो फाइट हो जाए। बिल्कुल। तो थैंक्स ए लॉट। फिर मिलेंगे एक बार धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।